Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, beta.
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हम आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करवा दी थे सस्पेंशन वगैरह वाली। नहीं, हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, हमने ट्रू सॉल्यूशंस कर लिया और हमने सॉल्युबिलिटी कर लिया। अनन्या, हमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी सॉल्युबिलिटी के ऊपर? हम सेकंड पॉइंट पे थे, हमने सेकंड पॉइंट लिख लिया। हम यही तो पूछना था कि क्या है ये फर्स्ट। The solubility of solids in liquids remains unaffected by changes in temperature. बाय चेंजेस इन प्रेशर, टेम्परेचर से तो होता है ये इफेक्ट। Okay. अनन्या, मैंने 4 लाइंस लिखवाई हैं सॉलिड के ऊपर, देखना जरा क्या लिखवाया है लास्ट। The solubility of solids in liquids remain unaffected by the changes in pressure. और उससे पहले क्या लिखवाया था? Exothermic dissolution process effect of temperature. और एंडोथर्मिक है ना? Yes, ma'am. ठीक है, आज मैं आपको ये थोड़ा सॉल्युबिलिटी का करा के कंसंट्रेशन करवा रही हूँ, जो कि आपकी बुक में भी है कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद में आऊंगी सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स पे। जरा देखो, अब आई एम स्टार्टिंग माय क्लास। लिखो नेक्स्ट लाइन में। आपको पता है ना, गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं लिक्विड्स के अंदर। तो अब देखो, जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, तभी तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा है, उस ऑक्सीजन को यूज करती है, ठीक है ना, या प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो लेकिन आपने देखा गर्मियां होती हैं, गर्मियों में प्लांट्स और एनिमल्स क्यों मरने लगते हैं पानी के अंदर? इसलिए मरने लगते हैं फिशेस वगैरह, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं ये कम होने लगती हैं। जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है एयर की पानी के अंदर वो कम होने लगती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है वो कम होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है गैसेस की वाटर के अंदर, तो प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इफेक्ट होती है। इसका एक और सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब हम बीमार होते हैं तो मम्मा गर्म पानी देती है हमें पीने के लिए। तो गर्म पानी हमें टेस्टलेस लगता है, हम पीना नहीं चाहते। क्यों नहीं पीना चाहते? इसीलिए क्योंकि जब हम गर्म करते हैं उस पानी को तो उसमें से जितनी भी डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से वो जो पानी का टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना भी टेस्ट होता है ना पानी का, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिसॉल्व्ड गैसेस इन इट। बोलो, समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो लिखो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमें क्यों नहीं अच्छा लगता? वो इसीलिए नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर से जितनी भी गैसेस डिसॉल्व्ड हैं वो बाहर निकल गई और पानी टेस्टलेस खत्म हो गया उसका टेस्ट। तो लिखो द नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सॉल्युबिलिटी के अंदर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, the solubility of gases in liquids usually decreases on increasing the temperature, usually decreases on increasing the temperature, and increases on decreasing the temperature, and increases on decreasing the temperature. तो जितना ज्यादा पानी ठंडा होगा उसके अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस ज्यादा होंगी। रीजन क्या है कि उनकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होता है डिक्रीज होने पे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो आप? मतलब जैसे हमने कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस में क्या चेंज होता है?
पार्टिकल्स ऑफ गैसेस में चेंज नहीं होता। एक्चुअली क्या हो रहा है, अब आपको मैं अगर वो देखो, जैसे लेक वाटर है या ओशन वाटर है, ठीक है, उसके अंदर अब पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आई या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? जो एयर की ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो जाती है उस पानी के अंदर, या एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होती है उस पानी के अंदर। तो जो डिसॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, और जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उससे क्या हो रहा है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन जो है एयर से पानी के अंदर कम डिसॉल्व होने लगी, जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कम डिसॉल्व होने लगी। अब वो कम हो गई ना, ऑक्सीजन भी कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी के अंदर कम हो गई, तो उससे क्या हुआ, एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो गई। अब आप प्लांट्स जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी वो मरने लगे क्योंकि कम है कार्बन डाइऑक्साइड। जो एनिमल्स थे, जो फिशेस है, उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, वो भी मरने लगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। इसी तरीके से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा होता है। अभी तो हमें ठंडा पानी क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है, तो वो पानी का टेस्ट बना रहे हैं, तो हमें ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके मैम। लिखो नेक्स्ट लाइन में, the solubility of gases in liquids, the solubility of gases in liquids increases on, केवल एक अनन्या ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है यार, 2-3 बच्चे कर लो, लीजा, हर्जस, एनीबडी, चक्षु, just on your cameras, yeah, let me feel कि I'm teaching to some students. The solubility of gases in liquids increases on increasing the temperature, increases on increasing the temperature, oh sorry, increases on increasing the pressure. The solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure and decreases on थर्ड पॉइंट है, fourth point है. The solubility of gases in liquids increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? Drinks. बिल्कुल अनन्या, वेरी नाइस। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम जब पीते हैं, बहुत हाई प्रेशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है पानी के अंदर, तो क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। जो आप पीते हैं एज अ कोल्ड ड्रिंक, वो एसिड ही तो है जो आप पी रहे हो, माइल्ड एसिड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब प्रेशर लगाते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है। आपने बॉटल खोली तो एकदम से प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर डिसॉल्व थी वो बाहर निकलती है और आपको वो क्या दिखते हैं, फिज, और आप मजे लेते हो कि वाओ, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मतलब वो झाग निकल रहे हैं और वो गिर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप इंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप पीते, क्योंकि टेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब कार्बोनिक एसिड बन गई और आप टेस्ट लेके पी गए। लेकिन आप देखना कि जब थोड़ी कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर रख दो, खुला छोड़ के रख दो, तो क्या हुआ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया। पहले तो हाई प्रेशर पे बहुत सारी गैस डिसॉल्व थी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, लेकिन जब आपने उसको रख दिया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गया। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया तो उसमें से काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो इसी वजह से अगर आप रखी हुई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, खुली हुई कोल्ड ड्रिंक जो रखी हुई है बहुत देर तक, तो आपको टेस्ट उसका इतना नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर के कम हुआ तो काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। तो अब आपको टेस्ट नहीं आता फिर कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो इसीलिए तो कहते हैं जब बॉटल खोलो तभी का तभी पियो, बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि लॉट्स एंड हाई प्रेशर के, क्योंकि आपने जब बॉटल ओपन की तो बहुत सारे हाई प्रेशर था ना उसके अंदर, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिक्स थी, तो आपको टेस्ट आ रहा है। अब बोलो, समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो ये था मेरा कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन टू सॉल्युबिलिटी। अब हेडिंग डालो कंसंट्रेशन, जो मैंने भी डाली हुई है। कंसंट्रेशन क्या होती है? आज मैं कंसंट्रेशन और उसके ऊपर सम्स कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी कंसंट्रेशन के ऊपर। बेसिकली व्हाट इज कंसंट्रेशन, कि कितना सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। किसको कहते हैं कंसंट्रेशन? कि कितना सोल्यूट किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। हेडिंग दो। ठीक है, लिखो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the amount of solute present, the amount of solute present in a given amount of solution, the amount of solute present in a given amount of solution, present in a given amount of solution is known as concentration, is known as concentration. Qualitatively, we say, लिख लो, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, dilute और concentrated, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट इज in which we have added water. नहीं, स्मॉल Ma'am, क्वांटिटी high ऑफ, concentrated. हाँ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, मोर वाटर है। और कंसंट्रेटेड क्या है? कंसंट्रेटेड Small quantity of water. More quantity of Small quantity of solute. Small and solute. quantity of water. बिल्कुल, मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड लेस वाटर। अच्छा, एक चीज रह गई, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने कहा था ना उस दिन समझाऊंगी मैं अगले दिन। किसने पूछा था मुझसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन दोबारा? सुपर सैचुरेटेड में समझा देती हूँ। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ाया आपको पिछली क्लास में, कि क्या होता है, हम सोल्यूट को पानी के अंदर किसी भी चीज के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिसॉल्व हो गया। अच्छा, फिर मैंने और सोल्यूट डिसॉल्व किया, नमक ही लिया, तो मैंने उसको और डिसॉल्व किया तो वो और डिसॉल्व हो गया। तो ये सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड। लेकिन मैंने क्या करा, बहुत सारा सॉल्ट पानी के अंदर मिला दिया, तो मैं क्या देती हूँ, वो क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो सेटल डाउन होने लगा नीचे। क्यों? क्योंकि इट हैज द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सोडियम एसिटेट का एग्जांपल ले रही हूँ, सोडियम एसिटेट ट्राइहाइड्रेट का। बेसिकली आपको सुपर सैचुरेटेड समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने एक सॉल्ट लिया, सपोज सोडियम एसिटेट लिया, मैंने 16, अगर नॉर्मल में सोडियम एसिटेट लूंगी ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे केवल 70 ग्राम डिसॉल्व करता है 30 ml के अंदर। 30 ml ऑफ वाटर के 30 ml ऑफ वाटर के अंदर केवल 70 ग्राम डिसॉल्व करेगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस 30 ml के अंदर 160 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट डाल दिया और उसको हीटिंग पे रख दिया। बहुत बहुत सारा सोल्यूट मैंने इतने कम पानी के अंदर लिया है। जनरली क्या हो रहा है, 30 ml पानी कितना होता है, जरा सा होता है। 30 ml वाटर के अंदर 70 ग्राम 70 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसिटेट डिसॉल्व करता है। लेकिन मैंने 160 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया, एसिटेट लिया, सोडियम एसिटेट लिया और उसको पानी 30 ml वाटर के अंदर मिला दिया। अब क्या होगा, वो मैंने उसको गैस पे रख दिया। अब वो क्योंकि हीट मिल रही है ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो उससे क्या हो रहा है कि वो सॉल्ट डिसॉल्व कर गया।
अब वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्ट बन गया, क्योंकि वो सारा का सारा डिसॉल्व बन गया। दैट मीन्स बहुत 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 सारा सोल्यूट मैंने इतने से कम पानी के अंदर मिला दिया। अब मैंने उसको क्या करा, हीट किया था ना, हीट करने के बाद वो सारा डिसॉल्व हो गया, इट हैज बिकम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैंने उसको बाहर रख दिया, गैस से निकाल के नीचे रख दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। मैं क्या देखती हूँ कि वो जो, अब नॉर्मल अगर कोई और सॉल्ट होता तो वो क्या करता, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है उसके क्रिस्टल्स बाहर निकल के आने लगते। ऐसे ही सिखाया है ना मैंने आपको पिछले हफ्ते, बोलो। Yes, ma'am. लेकिन कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनका जब आप उनको ठंडा भी करते हो ना, तो वो बाहर क्रिस्टलाइज आउट नहीं होते, उनके क्रिस्टल्स बाहर निकल के नहीं आते, वो उसी सोल्यूशन के अंदर रहते हैं। जैसे कि सोडियम एसिटेट के सोल्यूशन में, कि मैंने 160 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व कर दिया 30 ml पानी के अंदर, इतने से पानी के अंदर, बाय हीटिंग इट। और जब उसको ठंडा होने रखा तो वो उसके सॉल्ट जो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बाहर निकल के नहीं आ रहे। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक चीज और बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, कि अगर अब मैं चाहती हूँ ना कि उसके क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइज आउट हो, मतलब उसके क्रिस्टल्स बने, क्योंकि वो खुद तो बन नहीं रहे ठंडा होने पे, जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, हमने यही पढ़ा है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स के साथ एक्सेप्शन है, तो वो क्रिस्टल्स बाहर नहीं आ रहे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सोडियम एसिटेट का एक छोटा सा क्रिस्टल उसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे हम डालेंगे तो वो एकदम से उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे और वो बाहर निकलने लगेगा। इसको सीडिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, जो कि आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, देखो जरा, अब मैं आपको समझा रही हूँ डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट जिसके अंदर बहुत सारा सोल्यूट, मतलब सोल्यूट कम है, पानी बहुत ज्यादा है। और कंसंट्रेटेड जिसके अंदर बहुत सारा सोल्यूट है लेकिन पानी की कमी है। सेकंड है क्वांटिटी, लिखो क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली the concentration is expressed in mass percent, second वॉल्यूम परसेंट। आपके सिलेबस में यही दो है, इसीलिए ये दो करा रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे होते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम। हाँ, तो आपके सिलेबस में यही दो हैं। तो क्वांटिटेटिवली द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। ये क्या चीज है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो जरा मैं आपको ये समझा रही हूँ। पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट इज मास परसेंट, हेडिंग डालो मास परसेंट। इसको W/W भी करते हैं, इसको W/W। कई बार आप कफ सिरप निकालना, अभी आपके घर में कफ सिरप्स पड़े होंगे या कोई भी सिरप पड़ा हो, तो उसके अंदर उसका देखना सोल्यूशन को, तो उसके अंदर लिखा होगा W/W, V/V या W/V, ये तीन चीजें होंगी। तो ये क्या है, ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, बाय मास परसेंट, दैट इज W/W। ठीक है, लिखो इसको, मैं आपको समझा रही हूँ। इट इज द amount of solute in grams, it is the amount of solute in grams present in 100 grams of solution. It is the amount of solute in grams present in 100 grams of the solution, present in 100 grams of the solution. मास परसेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मास परसेंट को डिफाइन करते हैं
कि कितना सोल्यूट है इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, कैसे करते हैं मास परसेंट को डिफाइन, W/W को, कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसको कैसे दिया जाता है, मास परसेंट को कैसे दिया जाता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन into 100. Mass percent is mass of solute upon mass of solution into 100. क्या है W/W, क्या होता है, it is कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, पर वो सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 grams। 100 grams ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम मास परसेंट कहते हैं, which is known as W/W. It is given by mass of solute upon mass of solution into 100. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. 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 ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा ये। लिखो, a solution has been prepared. A solution has been prepared by dissolving. A solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea, dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. 5 gram of urea in 95 gram of water. What is the mass percent of the solution? Urea. What is the mass percent of urea in the solution? What is the mass percent of urea in the solution? मैं करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना, पहले मेरी तरफ देखो, just look at me, don't write anything. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूरिया कितना है, हमने एक सोल्यूशन बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम सोल्यूशन बना रहे हैं, कैसे, 5 ग्राम ऑफ यूरिया को हमने किस में डिसॉल्व किया है, 95 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना, यही क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। मेरी तरफ देखो Yes, सब, ma'am. चक्षु इधर देखो, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका मास परसेंटेज बताओ क्या होगा। देखना जरा, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे यूरिया क्या है, सोल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट क्या है, 5। मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन किससे बनता है, Solute and solvent and प्लस solute. सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 अपॉन 5 प्लस 95 ग्राम ऑफ वाटर 100. इनटू 100, ये वाला 100, तो ये क्या बन गया, 5 अपॉन 100 into 100, so that is 5%. That is 5%. बोलो, समझ में आया? Yes, ma'am. करो इस सम को। नेक्स्ट लिखो, कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने कर लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Karone. ma'am. Calculate the masses of cane sugar. Calculate the masses of cane sugar and water. Calculate the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar, to prepare 25
250 gram of 25% solution of cane sugar, 250 grams of 25% solution of cane sugar. ठीक है, देखना जरा, मास परसेंट निकालना है, मेरी तरफ देखो, मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. आपने किसी ने पूछा नहीं, सॉल्युबिलिटी होती है तो सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबिलिटी के अंदर सॉल्यूशन की जगह क्या लिखा था हमने, सॉल्वेंट, और यहाँ पे मास परसेंट में हमने सॉल्यूशन लिखा है. ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है मास परसेंट, 25% दिया हुआ है. हमें मास ऑफ केन शुगर निकालना है, क्योंकि केन शुगर क्या है यहाँ पे, केन शुगर सोल्यूट है. तो हमें केन शुगर, मास ऑफ केन शुगर, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे 250 ग्राम्स इनटू 100. बस आ गया. तो 25 into 250 is equal to mass of cane sugar into 100. तो mass of cane sugar क्या बना, 25 into 250 upon 100. That is 6.25 grams. बोलो, समझ में आया? Yes, ma'am. सारे समझ में आया? चक्षु, पीयूष, आप सबको समझ में आया? Ma'am, 62.5 नहीं आएगा. हाँ, सॉरी, Yes, वेरी ma'am. सॉरी, वेरी सॉरी. 62.5 grams. अब उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने वाटर भी पूछा है. मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो रहा है, मास ऑफ केन शुगर प्लस मास ऑफ वाटर. मास ऑफ सोल्यूशन 250 है, मास ऑफ केन शुगर 262.5 है, तो मैं मास ऑफ वाटर निकाल दूंगी. बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा 187.5 ग्राम्स. ठीक है, दोनों का निकाल के दे दिया हमने. करो. जानवी, युवराज, समझ में आया? Yes, ma'am. आंचल, ईशा, Yes, ma'am. नेक्स्ट लीजा, जस्मीन, हर्जस, स्वरूप, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. देन देवांश, आर्यन, अमनदीप, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन Ma'am. यशिका, दीक्षा, प्रियाल, Yes, ma'am. हर्षित. Yes, ma'am. कितने सारे हो आप लोग? सचिल, वंश, इट्स गुरांगवीर, दक्ष, भूमि, अथर्व, सुखदीप, जिया. सब समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्राची, ठीक है. देखो जरा, अब एक और क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट, a solution contains 35 grams of common salt. A solution contains 35 grams of common salt in 300 grams of water. In 300 grams of water. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution. अब ये वाला खुद करके दिखाओ, एक बार करो ट्राई. What is the mass of the solute? मैं क्वेश्चन रिपीट कर दो. A solution contains 35 grams of common salt.
तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया मेरा? सोल्यूट हो गया, सॉरी सोल्यूट, दिस इज सोल्यूट। ये कितना है? 35 ग्राम्स। पानी कितना है? सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट इज वाटर ओवर हियर व्हिच इज 300 ग्राम्स। तो सोल्यूशन क्या होगा? 35 प्लस 300, 335. 335 ग्राम्स। तो अब तो मास परसेंट निकाल ही सकते हो आप। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन upon mass of solution into 100। क्या आ रहा है आंसर? Ten point four. Yes, ma'am. 10.4. 10.4. Yes, ma'am. 10.4. ठीक है, समझ में आ गया? अब मास परसेंट समझ में आ गया? Yes. Yes, ma'am. तो सेकंड हेडिंग डालो वॉल्यूम परसेंट। इसके लिए लिखो it is the volume of solute, it is the volume of solute in milliliters, in milliliters। मिलीलीटर्स को क्या कहेंगे? क्या हुआ युवराज? Why are you laughing, बेटा? It is the volume of solute in milliliters। milliliters को चाहे ml कर दो, ml। volume of solute in milliliters present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution, present in 100 ml of solution। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा वॉल्यूम परसेंट का? वॉल्यूम ऑफ, इट्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सेम ही है, बस वो मास था या वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन into 100। ठीक है, it is the volume of solute upon volume of solution into 100। वॉल्यूम परसेंट होता है। जो चीज पहले हमने मास में ग्राम्स में ली है वही चीज हम क्या ले लेंगे अब ml में ले लेंगे, तो वो वॉल्यूम परसेंट बन गया। इतना ही फर्क है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। A solution contains 5 ml of alcohol, 5 ml of alcohol mixed with 75 ml of water, mixed with 75 ml of water. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of the solution in terms of volume percent. In terms of volume percent. निकाल के दिखाओ जरा। अल्कोहल क्या बन गया? सोल्यूट। Ma'am, 6.2. वेरी गुड, वेरी गुड। अल्कोहल क्या है हमारा? 5 ml और पानी कितना है? 75।
वॉल्यूम परसेंट सोल्यूट क्या है यहाँ पे? अल्कोहल. दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट. 5/75 + 5. यहाँ पे मैंने 75 + 5 क्यों किया? Ma'am, because mass of solution is mass of solvent plus solute. हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ, है ना? तो 5/80 × 100. ठीक है, 6.25%. समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ. Strength of a solution. Strength of a solution. लिखो, in addition of mass percent and volume percent, in addition of mass percent and volume percent, the concentration of a solution, the concentration of a solution may also be expressed Ma'am, please repeat. in addition of mass percent and volume percent, the concentration of a solution may also be expressed, the concentration of a solution may also be expressed in terms of strength, in terms of strength. It is defined as the amount of solute in grams. It is defined as the amount of solute in grams present in 1 liter of the solution. Present in 1 liter. 1 liter आएगा और डेसीमीटर क्यूब. मैंने देखो बोर्ड पे लिखा है डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, और उसको ब्रैकेट में लिख लेना, ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन. तो मैथमेटिकली स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स upon volume of solution in liters और डेसीमीटर क्यूब. बात एक ही होती है. 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब. बात एक ही होती है. ठीक है. तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. अगर हम कई बार क्या होगा, अब कभी आपसे स्ट्रेंथ पूछ लें कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब कुछ नहीं है. स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द परसेंटेज ओनली. ठीक है. कंसंट्रेशन पूछी है, पर इसके अंदर क्या है? मास पर वॉल्यूम है. ठीक है. मास पर वॉल्यूम है. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर. मैम इसमें into 100 नहीं होगा? नहीं, इसमें into 100 नहीं होगा. ठीक है. Okay, मैम. Calculate the strength of a solution. Calculate the strength of a solution containing 5 gram of glucose. 5 gram of glucose. Strength है ना, परसेंट नहीं है. परसेंट होता तो 100 कर देते.
calculate the strength of a solution containing 5 gram of glucose in 200 ml of the solution. In 200 ml of the solution. ये ml में है solution, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे? Liter. लीटर बिल्कुल, वेरी गुड. कितना है? 5 ग्राम. 5 5 ग्राम सोल्यूट है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ? 200 by 1000. क्योंकि क्या होता है? 1000 ml is 1 liter. तो 200 ml कितना हुआ? 1 by 1000 into 200. तो इसलिए 200 by 1000 लीटर्स कर दिया मैंने. बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो 5 into 1000 upon 200. That is 25 grams per liter. क्योंकि ये मास जो है ग्राम्स में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो यूनिट क्या बनी? ग्राम्स पर लीटर. बोलो, आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपको सॉल्युबिलिटी कराई. इसके बाद मैंने आपको कराया मास परसेंट, फिर मैंने आपको कराया वॉल्यूम परसेंट, फिर मैंने आपको बताई स्ट्रेंथ कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे निकालनी. स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ही. एक तरीके से मास परसेंट की जगह वॉल्यूम परसेंट की जगह हमने स्ट्रेंथ ले लिया बस, विच इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो ml में दिया था तो इसको पहले मैंने लीटर में कन्वर्ट किया, उससे मेरी स्ट्रेंथ आ गई. दैट इज 25 ग्राम्स पर लीटर. मैम स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन बताती क्या है? बेसिकली हमें यही बता रही है कि कितना सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है. 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डाला है हमने. जैसे 1 लीटर पानी ले लिया तो उसके अंदर मैंने कितना नमक डाला है. ठीक है, वो भी यही बता रहा है. मास परसेंट और वॉल्यूम, मास परसेंट ग्राम्स में बताता है, वो 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन में बताता है. वॉल्यूम परसेंट भी वो ml में होता है, वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में बताता है. स्ट्रेंथ किस में बता रही है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. बस इतना ही फर्क है. ठीक है ना? स्ट्रेंथ कितना बता रही है? 1 लीटर. जब हम मास परसेंट निकाल रहे हैं तो हमने कहा 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. जब हम वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. और जब हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट है. अब तो समझ में आया? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. मास परसेंट का मतलब कि 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. वॉल्यूम परसेंट का मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. और स्ट्रेंथ का मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है. बस इतना ही फर्क. ठीक है? हाँ जी, है बेटा. मैम आप चैट डिसेबल कर सकते हो? फिर से आपकी आवाज ना क्रैक कर रही है, कब बीच बीच में आ भी नहीं रही है. ठीक से मैम बोलो. मैम आप चैट डिसेबल कर दो. क्या कर दूं? मैम चैट डिसेबल कर दो. जूम चैट क्या कर दूं? चैट मुझे समझ मैम नहीं जूम आई. चैट, मैम जूम चैट है वो डिसेबल कर दो, क्योंकि मैम एक बच्चे में बार बार मैसेज करी जा रहा है. अच्छा, मैंने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया. देखती हूँ मैं. किसी पीयूष ने लिखा हुआ है, आई हैव अ डाउट. बस मेरे पास तो यही मैसेज मैम है. ये नहीं है, मैम पर्सनली वो मैसेज कर रहे हैं मुझे. अच्छा, एक सेकंड रुको. मैम फिर सिक्योरिटी पे जाके कर दो. कहाँ पे जाके? Security. सिक्योरिटी. अच्छा, चैट विद एवरीवन, ये वाला. यस मैम, Icon पे click उसे करके होस्ट ओनली कर. host to- होस्ट ओनली कर थैंक यू. दिया.
यार आप लोग पढ़ने आते हो, क्या करने आते हो? हाँ, जो कर रहा है उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ यार, दैट्स रॉन्ग ना कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो पढ़ाने पे। एक चीज मैं बता दूं बेटा, आप ये मत सोचो कि हम 9th में हैं या हम 10th में हैं, हमें तो 11th में जाके पढ़ना है, 11th में जाके सोचेंगे करियर के लिए। उस बच्चे को जिस बच्चे को 9th नहीं आता, उस बच्चे को कभी भी 11th नहीं आएगा, और जिस बच्चे को 10th नहीं आता, वो कभी भी 12th क्लास नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो आज मैं पढ़ा रही हूँ यही सब पढ़ोगे 11th में, क्योंकि 9th का जो आप 9th में पढ़ते हैं वो 11th में आता है, जो आप 10th में पढ़ते हैं वो 12th में आता है। तो हर सब सारा जो बेस बन रहा है वो आपका 9th और 11th में बनता है। कोई टीचर आपको दोबारा से 9th नहीं पढ़ाने का, कोई टीचर आपको दोबारा से 10th नहीं कराने का। हर टीचर मान के चलता है कि बच्चे का बेस बना हुआ है, तो सब हमने आगे पढ़ाना है। तो इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ, जो सीरियसली अपने फ्यूचर के लिए वरिड है ना, और इंडिया जैसी कंट्री में तो वरिड होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतना हाई ज्यादा कहना चाहिए आप, इतने लाखों बच्चा बैठता है हर चीज के अंदर, कंपटीशन बहुत है। बाकी और बाहर की कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वहाँ कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ 14 लाख 15 लाख बच्चा बैठेगा, उसमें हार्डली 10,000 बच्चा भी सेलेक्ट नहीं होता IITs वगैरह में, इंजीनियरिंग में। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से पढ़ो यार, डोंट टेक इट कि हाँ यार अभी तो 9th है। मैं तो कहती हूँ 9th में सबसे ज्यादा, 9th और 10th बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। अब देखो मैंने आपको सारा कुछ करा दिया है, ठीक है। अब मैं आती हूँ अपने हेट्रोजीनियस। हमने होमोजीनियस मिक्सचर कर लिया था। होमोजीनियस मिक्सचर था हमारा ट्रू सॉल्यूशंस, जिसमें कि हमारे अलॉयज भी आते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ही अगर ट्रू मैं होमोजीनियस मिक्सचर कह रही हूँ या मैं ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ, तो दैट इज होमोजीनियस। अब मैं आती हूँ सेकंड, उस पर आती हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे, ठीक है। आई एम कमिंग टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मतलब जिसमें विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, आपको दिख रहा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, आज हम यही दो करेंगे, दैट इज सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स, ठीक। तो आज मैं आपको सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। देखना, सबसे पहले हम सस्पेंशंस, ये डिफर क्यों कर रहे हैं, हमने क्या कहा, व्हाट इज इट, ट्रू सॉल्यूशन भी तो मिक्सचर ही है, ये भी मिक्सचर्स हैं, सस्पेंशंस में मिक्सचर्स हैं, कॉलॉइड्स में मिक्सचर्स हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, कहां से इनमें डिफरेंस पैदा हो रहा है? वो डिफरेंस इसीलिए हो रहा है ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन लेंगे तो उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा, लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे हैं, जिसकी वजह से वो होमोजीनियस दे रहे हैं, मिक्सचर को क्या बना रहे हैं, होमोजीनियस बना रहे हैं। लेकिन सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स बड़े हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, मिक्सचर्स ही हैं, लेकिन सस्पेंशंस के पार्टिकल्स भी बड़े हैं, कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स भी बड़े हैं। तो ये डिफरेंस है, ये इस पार्टिकल्स के साइज की वजह से कोई सोल्यूशन बन रहा है, कोई सस्पेंशन बन रहा है, कोई कॉलॉइड बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इट इज बेसिकली द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। अदरवाइज तीनों ही मिक्सचर्स हैं, फिर भी हमने इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो वो क्यों किया है? क्योंकि इनकी साइज ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से प्रॉपर्टीज डिफर कर रही है। तो सस्पेंशंस को पढ़ेंगे आज हम। सस्पेंशंस का साइज जो होता है पार्टिकल्स का बहुत बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। कॉलॉइड्स का जो पार्टिकल्स का साइज होता है सस्पेंशंस और ट्रू सॉल्यूशंस के बीच का होता है, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये ही पार्टिकल्स का साइज बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है इनकी प्रॉपर्टीज को जो डिफरेंट बना रहा है, which is creating the difference in the properties, it is due to the particle size, ठीक है। तो फर्स्ट इज सस्पेंशंस। हम सबसे पहले सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सस्पेंशंस आप सबको पता ही है, जैसे मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देती हूँ, अगर सस्पेंशन को समझना है, हम जब छोटे होते थे हम क्या करते हैं, अभी भी आप छोटे ही हो, तो आप तो शायद अभी भी खेलते हो मिट्टी के अंदर,
तो आप क्या करते हो, मैंने बहुत किया है एज अपने ब्रदर के साथ, कि हम क्या करते थे, हम बर्तन लेते थे, ग्लास लेते थे, मम्मी की किचन में से मिट्टी लेते थे तो डालते थे और पानी डाल देते थे और उसको चम्मच से मिलाते थे, मिक्स करते थे। तो हम क्या देखते थे कि जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक तो वो मिक्स हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिक्स करना बंद कर दिया, जो मिट्टी थी वो ग्लास के नीचे सेटल डाउन हो जाती थी। तो ये क्या है, सस्पेंशन है। This is a suspension कि when the particles settle down at the bottom of the glass या at the bottom of the test tube, ठीक है, वो settle down हो जाते हैं। जैसे आप थोड़ी देर उसको undisturbed छोड़ोगे, the particles of the solute settle down. So this is known as a suspension. Suspension क्या होते हैं, heterogeneous mixtures हैं। आपको मिट्टी दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने करा था, नहीं अच्छा अभी मैंने 10th को पढ़ाया था कि क्या, कि बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको एक और सस्पेंशन का एग्जांपल दूंगी, मिट्टी से याद रहेगा कि सस्पेंशन क्या होते हैं, है ना, मिट्टी का सबसे, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है मैंने। यस मैम। तो अगर कभी भी सस्पेंशन दिमाग में है ना यार, सस्पेंशन क्या होता है, हर चीज रटनी नहीं होती, समझनी भी होती है। तो जब भी सस्पेंशन क्या होते हैं यार, तो मिट्टी को पानी में मिला के याद कर लेना कि यार सस्पेंशन वो चीज है जिनके हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जिसके पार्ट जब तक मिलाते रहोगे तब तक तो वो सस्पेंडेड रहेंगे लिक्विड के अंदर, अदरवाइज जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जो स्लेग लाइम, ठीक है, स्लेग लाइम सोल्यूशन, आपने क्या करा था, स्लेग लाइम सोल्यूशन लिया था, तो जब हमने लिया और उसके अंदर से, दैट इज लाइम वाटर, तो आपने उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो जब मैं ध्यान से देखना, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर में पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, अब आप बड़ी क्लास में हो, इट इज प्रेसिपिटेट सॉलिड। कि अगर आपने Ma'am, the टेस्ट, remains of solid at the bottom. हाँ, अगर ये लाइम वाटर है बिल्कुल, तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम, जो व्हाइट सॉलिड नीचे की तरफ बैठ गया है, वो सेटल डाउन हो गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो दिस इज अ प्रेसिपिटेट, इट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, इट इज अ सॉलिड। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी क्या है, एक सस्पेंशन ही है, इट इज अ सस्पेंशन, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द सस्पेंशन, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, लेकिन उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे। अब मिट्टी को पानी के अंदर मिलाया तो मिट्टी डिसॉल्व नहीं हो गई, जैसे नमक को पानी के अंदर मिलाओ तो डिसॉल्व हो जाता है, दिखता ही नहीं है, लेकिन मिट्टी दिख रही है आपको, और व्हेन यू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब इट सेटल्स डाउन एट द, दिस इज सस्पेंशन। ये सबसे बड़ी पहचान है सस्पेंशन की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज आल्सो अ सस्पेंशन, ठीक है, दैट इज MgH होल ट्वाइस, इसको पानी के अंदर मिलाओ, दिस इज आल्सो अ सस्पेंशन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, चौक, जो व्हाइट चौक होती है उसको मतलब उसको वो कर लो, दैट इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ओनली, उसको पानी में मिलाओ, ठीक है ना। तो वो भी ऐसी होता है कि जब तक चौक को पानी के अंदर मिलाते रहोगे मिलती रहेगी, लगेगा मिल गया, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ दोगे वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। तो लिखो, व्हाट इज अ सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज, a suspension is defined as a heterogeneous mixture, as a heterogeneous mixture, heterogeneous mixtures in which the solid particles are spread, in which the solid particles are spread throughout the liquid, in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it, without dissolving in it,
they settle as precipitate. They settle as precipitate if the suspension is left. They settle as precipitate if the suspension is left. If the suspension is left undisturbed for some time. If the suspension is left undisturbed for some time. For example, chalk water mixture. For example, chalk water mixture, muddy water, milk of magnesia. Milk of magnesia क्या होता है? कोई बताएगा? MgH whole twice, पानी में मिलाया है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. कई सारी मेडिसिन, आपने कफ सिरप्स देखे हैं ना, कितने सारे कफ सिरप्स होते हैं या कोई भी बच्चों की दवाइयां होती हैं कि क्या हो गया कि जब आप उसको, वैसे तो अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो मेडिसिन नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है. फिर मम्मी क्या कहती हैं या डॉक्टर क्या कहते हैं कि उनको सिरप्स को हिलाओ सो दैट मेडिसिन जो है इसके अंदर आ जाए, पूरे डिसॉल्व हो जाए, और फिर हम उसको पीते हैं. कफ सिरप्स हो गए, बहुत सारे सिरप्स होते हैं ऐसे, तो वो सब क्या है? सस्पेंशंस हैं. पेंट्स देखा है, जो पेंट्स वॉल पे पेंट्स होते हैं, कई बार वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. फिर वो क्या करता है, जो पेंटर होता है वो उसको मिक्स करता है पूरा और फिर उसको दीवारों पे पेंट करता है. तो पेंट्स हो गए, लिख लो. सम पेंट, सम पेंट, सारे नहीं. आजकल तो पेंट्स इमल्शन की फॉर्म में भी आने लगे हैं. इमल्शन क्या होते हैं ये आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है. सम पेंट्स एक्सेट्रा. एक लाइन लिखो नोट करके, इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो, एक लाइन इंपॉर्टेंट करके. The suspensions are formed by only those substances. The suspensions are formed by only those substances which do not dissolve in water. The suspensions are formed by only those substances which do not dissolve in water. ठीक है. तो अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ. अब तो मैंने आपको ये समझा दिया कि सस्पेंशंस क्या होते हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो. एक तो यही है कि हेट्रोजीनियस होते हैं. हमें सबको पता है हेट्रोजीनियस क्या होता है, कि डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है. दिख रहे हैं आपको पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं. मिट्टी का पानी ले तो मिट्टी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है. तो क्या है ये? हेट्रोजीनियस है. इनका साइज, पार्टिकल का साइज मैंने आपको बता दिया, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है. तो काफी बड़ा साइज होता है इनका, ठीक है. जब the particles of suspension can be seen with the naked eye, अब देख ही रहे हैं मिट्टी को पानी में डिसॉल्व किया तो we can see the particles of the suspension with the naked eye, ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि constituents, मतलब उसके जो particles हैं वो अलग हो जाएं, सॉल्वेंट से अलग हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको सिंपल फिल्टर पे उसको फिल्टर कर दें तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं. तो आप देखो, अगर मिट्टी को आपने लिया और उससे आपने मिक्सचर बनाया और उसको मिक्स किया और उसको फिल्टर कर दो, तो फिल्टर करने से क्या होगा? मिट्टी फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा. तो आप the particles can be of suspension can be separated by simple filter papers, by simple filtration method, ठीक है. तो या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है. और ये अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल का मतलब है कि जब तक आप उन्हें मिक्स करते रहोगे तो वो आपको दिखेगा कि वो पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड है लिक्विड के अंदर. जैसे आप उसको छोड़ दोगे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो वो क्या हो जाएंगे? दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर या एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है. समझ में आ गया सस्पेंशंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ma'am. तो these are suspensions.
अब आता है colloids. What are colloids? Colloids देखने में तो homogeneous लगते हैं. सबसे important बात ही यही है. ऐसा क्यों है कि वो देखने में तो homogeneous लग रहे हैं, लेकिन होते एक्चुअली में heterogeneous mixtures हैं. वो Because इसलिए single phase होता है, क्योंकि Small सिंगल particle फेज size. दिखता है उनका, एंड उसके पार्टिकल्स का साइज भी थोड़ा छोटा होता बेसिकली पार्टिकल्स के साइज का वो है, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है. तो इस चक्कर में इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशंस के करीब भी है ना इनके पार्टिकल्स का साइज, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो है ये थोड़े बहुत देखने में ऐसे लगते हैं कि होमोजीनियस है, पर जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं या किसी भी चीज के अंदर देखते हैं तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं. अब मिल्क है, मिल्क इज अ कॉलॉइड. क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब वैसे तो हमें क्या होता है, आप कहोगे मैम हम तो पानी मिल्क रोज पीते हैं, होमोजीनियस है, हमें दिख थोड़ी रहा है इसके अंदर क्या है ना. नहीं, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देखोगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और fat molecules which are suspended. What is milk? Milk is nothing but the fat molecules which are suspended in water. ठीक है, तो आप अलग अलग देखोगे उनको माइक्रोस्कोप में, तो इसलिए उसने उस मिल्क इज अ कोलॉइड. तो कोलॉइड की सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक्चुअली में क्या दिखते हैं, होमोजीनियस दिखते हैं. क्यों दिख रहे हैं होमोजीनियस, क्योंकि इनका पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशंस के पास है, लेकिन एक्चुअली में कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है, लाइक टूथपेस्ट हेट्रोजीन, इंक हो गई, ब्लड हो गया आपका, ब्लड इज अ कोलॉइड. ठीक है, ब्लड इज अ कोलॉइड. सोप सॉल्यूशंस हो गए, वो कोलॉइड है. स्टार्च सॉल्यूशंस हैं, वो कोलॉइड है. जो स्मोक धुआं निकलता है चिमनी से, वो भी कोलॉइड में आता है. तो क्या है, ये दिख कैसे रहे हैं, होमोजीनियस, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ये लिखवाने की जरूरत है कि वाटर कोलॉइडल सॉल्यूशंस. हाँ जी बेटा. हम टिंडल इफेक्ट वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे. टिंडल इफेक्ट अभी मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, अब पढ़ाने जा रही हूँ. नहीं तो टिंडल इफेक्ट आर शोन बाय बोथ सस्पेंशंस एज वेल एज कोलॉइड्स. और क्यों शो होता है टिंडल इफेक्ट, मैं ये बताऊंगी आगे अभी आपको. ठीक है, तो जरा देखो कोलॉइड. यहाँ पे जो कोलॉइड्स हैं, सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, कोलॉइड्स हेडिंग डाल दूं मैं. देखना जरा, कोलॉइड्स में 2 फेजेस होते हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. आप इसको ऐसे याद रखो, डिस्पर्स्ड फेज इज नथिंग बट सोल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज नथिंग बट सॉल्वेंट. ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट. इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज इज नथिंग बट द सोल्यूट. ठीक है, जो भी सोल्यूट होता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अब जरा आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की. पेज 18 पे दी है, निकालो जरा. ये जो कोलॉइड, ये जो आपकी ये है क्या कहते हैं, टेबल है, ये ना आप अपनी मैम से पूछना. वैसे तो याद करनी चाहिए, आपको मैम ने बोला है स्कूल में याद, किसी को बोला है स्कूल में याद करने के लिए ये वाली टेबल, से यस और नो. मैम आपने बोला कि नो पता मैम, होना अभी चाहिए. हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ मैम, ये वाला. अच्छा, हाल तो वैसे टीचर्स कहेंगे याद करने को, पर फिर भी मोस्टली स्कूल टीचर पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कहेगा याद करने को या नहीं. क्यों, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के तो होते नहीं है. ठीक है, पर फिर भी थोड़े बहुत चीजें आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, दैट इज सोल्यूट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है.
इसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज सॉल्वेंट, क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एंड डिपेंडिंग कि सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं और हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो मैं आपको 2-3 समझा देती हूँ, क्योंकि समझाना टेबल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रट्टा नहीं मारना इसका। सबसे पहले देखो, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, और हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज सॉल्वेंट क्या है, गैस है। दैट मीन्स जो लिक्विड है वो गैस के अंदर डिसॉल्व्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एरोसोल्स, लाइक फॉग्स, मिस्ट, क्लाउड्स। ठीक है, इसके अंदर आपका एरोसोल्स के अंदर आपके वो भी आते हैं, स्प्रे वगैरह भी आते हैं। फॉग क्या है बेसिकली, किसी को पता है फॉग क्या है? मैम जो सर्दियों में होती है। यस मैम। हाँ वो तो बात ठीक है बेटा, पर बनती कैसे है फॉग वगैरह? मिस्ट हो गई, फॉग, वाटर वेपर, एयर का मिक्सचर। आपको पता है ना आपकी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो यस मैम। जब डस्ट पार्टिकल्स में हमारा जो है, जब नीचे की तरफ होते हैं और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो आपका सेटल डाउन हो जाता है इन वाटर वेपर पे, क्योंकि सैचुरेट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो पानी था एयर के अंदर वो बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो जो पानी था वो बाहर निकल के एयर में से बाहर आ गया और वो सेटल डाउन होता है डस्ट पार्टिकल्स पे। तो अब वो क्या बन जाता है जब टेम्परेचर कम हो गया, तो दैट इज बेसिकली अ फॉग, जो आपको दिख रहा है। अगर यही चीज ऊपर होती है तो वो क्लाउड बनता है, अगर ये चीज नीचे होती है तो फॉग दिखती है आपको। समझ में आया? यस मैम। तो ये क्या है, एरोसोल्स में आते हैं कि इसमें लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन गैसेस, बेसिकली फॉग, क्लाउड, ये चीज हो गया कि पानी किसके अंदर है, गैस के अंदर है, एयर के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट एरोसोल है, और इसमें एक इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हमारा सोल्यूट भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, तो उसको इमल्शन कहते हैं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो इमल्शन बेसिकली क्या है, जैसे कि मिल्क लिक्विड, कॉड लिवर ऑयल, तो जितने काफी सारे टॉनिक्स जो होते हैं हमारे, जो टॉनिक सिरप्स हो गए, वो सब क्या है, इमल्शन होते हैं। पेंट्स हमारे इमल्शन होते हैं। ठीक है, पेंट्स, कुछ पेंट्स तो सस्पेंशन होते हैं, पर कुछ आजकल जो है नई, मतलब आजकल वैसे वाले सस्पेंशन फॉर्म में पेंट्स बहुत कम आते हैं। अच्छी चीजें क्या आती हैं, अच्छे पेंट्स किसमें आते हैं, इमल्शन की फॉर्म में आते हैं। तो उसमें सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और वो मिलके कोलॉइड बना रहे हैं, दैट इज इमल्शन। मैं आपको इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये आप एक बार टेबल देख लेना, जो मतलब ये ना सोनली आपकी टीचर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं जनरली मैं नहीं डालती इसमें से क्वेश्चन, मुझे पता है दिस टेबल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। तो फालतू में बच्चों के ऊपर वो नहीं करना, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो एक बार। ठीक है, अब प्यूमिस स्टोन है, प्यूमिस स्टोन आपने देखा जिससे हम कभी बार नहाते हुए अपने पैरों को रगड़ते हैं, दैट इज प्यूमिस स्टोन। उसके अंदर क्या है, सॉलिड है और उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो दैट इज सोल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो दैट इज सॉलिड फॉर्म है, प्यूमिस स्टोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से मतलब ये आप देख लेना कि आपको कितना करना है कितना नहीं, और पढ़ लेना इस टेबल को। तो आई एम नॉट इनटू इट बिकॉज़ आई नो दिस टेबल इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इस टेबल में डिस्पर्स फेस भी अगर गैस हो, डिस्पर्सिंग मीडियम भी अगर गैस हो, मैम वो क्यों नहीं दी होगी? क्या फिर से बोलना? इस टेबल में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम अगर दोनों ही गैस हो, फिर मैम इसमें वो तो दिया नहीं इस टेबल में। कि दोनों गैस है? यस मैम। हाँ, तो ऐसा गैस के अंदर तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है मैम, कोलॉइड्स तो बनते ही नहीं है। चाहे आप
दो गैसेस हैं, चाहे वो एक दूसरे में कहना चाहिए मिक्स नहीं हो रही है, तब भी it always forms a homogeneous mixture. Always. Never ever any gas and gas will form a heterogeneous mixture. They will always form a homogeneous mixture. ठीक है, इसी वजह से वो कोलॉइड्स में भी नहीं आती हैं. हेटेरोजीनियस कोलॉइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. वो किस में आती है? जब भी कोई दो गैस है, तीन गैस के मिक्सचर्स लोगे, दे विल ऑलवेज कम इन द सॉल्यूशंस. ठीक है, तभी तो जब हमने प्योर एयर ली थी, प्योर एयर के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी हमारी इनर्ट गैसेस हैं, तो दे आर ऑलवेज कम्स इन ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है, आया समझ में? यस तो कभी भी Yes, गैस मिलके कभी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते. ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऑलवेज. और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशंस हो गया, ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है, तो अब देखो मैं कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज ले रही हूँ. बस कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज लेके फिर हम खत्म करेंगे चैप्टर को, इस टॉपिक को. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यही है कि दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस. ठीक है ना? तो हमें कैसे पता चला हेटेरोजीनियस है? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनके पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने क्या कहा कि इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. इसी तरीके से इसके अंदर दो फेज तो होते ही हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ये बता दिया आपको. ये अगर आप मिल्क है, अगर आप उसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास करोगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, कुछ भी रेसिड्यू नहीं आएगा. तो अगर आप चाहते हो कि इसके पार्टिकल्स को अलग अलग करना चाहते हो, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हो, तो स्पेशल फिल्टर पेपर्स आते हैं which are known as ultra filter papers. तो अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स यूज करोगे तब आपके पार्टिकल्स वो अलग अलग हो जाएंगे. तो आप क्या करते हो इसमें? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इनको बाय लिख लो, चाहे कि इफ colloidal particles, the colloidal solutions लिखो. The colloidal solutions pass through ordinary filter papers like true solutions. The colloidal solutions pass through ordinary filter papers like true solutions. This is because of the fine size of the dispersed phase. Or colloidal particles. This is because of the fine size of the dispersed phase or colloidal particles. Special filter papers known as ultra filter papers, have to be used. Ultra filter papers have to be used to separate these particles from the dispersion medium. लिख लिया अनन्या? ठीक है. अब टिंडल इफेक्ट पर आ जाओ, जो आप कह रहे थे इतनी देर से. ये टिंडल इफेक्ट आपने कभी देखा है? लाइट जाती है, ठीक है. हम जब छोटे होते थे तो लाइट बहुत जाती थी, अभी भी जाती है वैसे तो. आजकल तो क्राइसिस चल रहा है पंजाब में लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो बात अलग है. हमारे यहाँ नहीं जाती बिकॉज वी आर इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो बाकी जगह मैंने सुना है बहुत जा रही है. तो आप लोग क्या करते हो? रात को टॉर्च लेते हो. हम बहुत छोटे होते थे, करते भी थे. टॉर्च लेते थे, हाथ में यूं रखते थे, दिखता था रेड दिखता था सारा. आपको ब्लड दिखता है ना आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? इसी तरीके से आप मिल्क, ग्लास में मिल्क लो, ग्लास के अंदर मिल्क लो और उसके अंदर से लाइट की, टॉर्च की लाइट पास करो, तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखेगा जैसे मैंने ये ग्लास लिया पानी का, ये मिल्क है,
और मैंने यहाँ से टॉर्च पास की, लाइट पास की इसके अंदर, तो मुझे पाथ ऑफ द लाइट ना विजिबल दिखता है, मुझे ना पाथ ऑफ द लाइट क्या दिखता है, विजिबल, ठीक है, और वो लाइट पास होती है। तो मिल्क में से ऐसा होता है, ब्लड के अंदर से करोगे तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कि ब्लड आपको पूरा रेड रेड दिखता है क्योंकि पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, जो लाइट है वो आपके ब्लड के बीच में से होती हुई जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो इतना बड़ा है कि बड़ा है कि वो क्या करते हैं, उस लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो उसको स्कैटर कर रहे हैं। The light particles, the particles of the colloid are scattering the light particles, जिसकी वजह से the path of the light is visible, ठीक है ना। तो ये ऐसा किस लिए हो रहा है, फिर से सुनो, the path, आपके blood is a colloid, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ब्लड के वो क्या कर रहे हैं, उस लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको स्कैटर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल। और क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट टिंडल ने डिस्कवर किया था, इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन दिखाता है टिंडल इफेक्ट, एक तो आपका दिखाता है सोल्यूशन, ये कोलॉइड्स दिखाते हैं, और एक सस्पेंशंस भी दिखाते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते टिंडल इफेक्ट, क्योंकि उनका पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब भी नहीं करते, जब अब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। तो इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, और इट इज नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया। तो टिंडल इफेक्ट और भी है, आपने डेंस फॉरेस्ट देखा है, डेंस फॉरेस्ट, तो उसमें से जब सनलाइट पास होती है तो आपको पूरा पाथ विजिबल होता है लाइट का, ठीक है, आपको पूरा दिखता है, तो वो दिस इज ऑल्सो अ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने कभी देखा हो वो जब पिक्चर देखते हैं तो पीछे से लाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं इधर उधर, तो बेसिकली ये भी क्या, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, डस्ट के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली एक्टिंग एज अ कोलॉइड पार्टिकल्स, जो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा टिंडल इफेक्ट है। तो कोलॉइड्स भी दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशंस भी। तो अगर आपको आ जाए हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो यू विल नेवर से बाय टिंडल इफेक्ट, क्यों, क्योंकि दोनों दिखाते हैं। हाँ, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ट्रू सोल्यूशन एंड अ कोलॉइड, तो आप कह सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन नेवर शोज टिंडल इफेक्ट बट द कोलॉइड्स शो द टिंडल इफेक्ट। बोलो, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो जब भी हम टिंडल इफेक्ट कौन दिखा रहा है, हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस की ना दो प्रॉपर्टीज और है, पर वो डिटेल में समझाने वाली हैं, तो काफी टाइम लगेगा उनको। एक तो ये कि इनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, और एक दूसरा इमल्शन समझाना है मैंने, तो मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। मैंने लिख लिया कि मुझे यहाँ से समझाना है। अब मुझे बताओ, समझ में आया ये चैप्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक काम करना, Ma'am. चैप्टर रीड। हाँ मैम, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डिक्रीज होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे। मैम, जब हम कोक खुला छोड़ देते हैं तो उसमें गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नहीं जाती, तो वो एटमॉस्फेयर से बॉटल के अंदर नहीं जानी चाहिए। वो रूम टेम्परेचर पे आ गई ना, यहाँ पे दो चीजें काम कर रही हैं, टेम्परेचर भी काम कर रहा है और प्रेशर काम कर रहा है। हम जब प्रेशर पे, अब वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर पे आ गई है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जितनी डिसॉल्व होनी चाहिए वो डिसॉल्व होके रख पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक थी, जो आपकी ड्रिंक थी, उसके अंदर पहले हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 था। क्यों था? इट्स नॉट ओनली ड्यू टू टेम्परेचर, इट वाज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर दो चीजों पे, कभी भी कोई चीज एक सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हमारा 20 या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं,
तो नॉर्मल टेम्परेचर है, हमने उसके ऊपर उसके अंदर अपने आप जितनी डिसॉल्व होनी थी, जिस उस टेम्परेचर पे जितनी डिसॉल्व होनी थी वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब उसके अंदर ऑन नहीं होगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्यों ज्यादा डिसॉल्व है? क्योंकि हमने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया, प्रेशर के साथ हमने हाई प्रेशर कर दिया, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं छोड़ा, हमने उसको उसका प्रेशर इंक्रीज किया, जिसकी वजह से एज वी गिव द प्रेशर एंड वी डिसॉल्व्ड इन इट मोर, तो वो डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत टेस्टी लग रही है। और जब आपने खोला तो बहुत सारी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक को रिलीज किया, तो प्रेशर कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि द कार्बन डाइऑक्साइड, द गैसेस, द डिसॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। अब थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी है, क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर कौन सा आ गया? रूम टेम्परेचर आ गया, तो रूम टेम्परेचर पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व रहनी चाहिए थी उतनी है, पर अब उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब या तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो और तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर एयर की भी जाएगी। लेकिन आपको पता है एयर की कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व बहुत धीरे धीरे करती है, ऐसा नहीं है कि आपने रखा और वो डिसॉल्व हो गई। मैम अभी सुबह तो 30 डिग्री टेम्परेचर था, अब हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर है शाम को, तो अब एयर की कार्बन डाइऑक्साइड और डिसॉल्व कर जाएगी? नहीं, वो बहुत धीरे धीरे करती है, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो आपकी कोल्ड ड्रिंक आपको क्या लग रहा है? इट इज नॉट टेस्टिंग एज मच बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, पहले तो बहुत ही ज्यादा थी ना उसके अंदर। समझ में आया? यस मैम। यस कोई भी इफेक्ट एक बार एक ही नहीं काम करता। अब दो इफेक्ट पे वो प्रेजेंट है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, वो प्रेशर पे भी डिपेंडेंट है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक काम करना, अपना चैप्टर रीड करो, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, एंड इफ यू फील कि हाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल टीच यू फर्दर। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा जब अभी मैं आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कराऊंगी। ठीक है, चलो फिर, बाय एवरीवन। Bye. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट Thank you, वेलकम, ma'am. मोस्ट वेलकम बेटा, थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आई एम लीविंग। ठीक है, स्वरूप, जानवी, हर्षित, अजस, अथर्व, आई एम लीविंग।